गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गद्य का दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, जिनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और उनकी रचनाएं हैं देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, झूठा, सच, मेरी तेरी, उसकी बात। सम्मान है उन्हें मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मृत्यु 1976 में हुआ। दुख का अधिकार अर्थात इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमारे समाज में किस प्रकार ऊंच नीच की भावना है, किस प्रकार एक नीचे कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को दुख प्रकट करने का अधिकार नहीं है। हाई सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति को अपना दुख प्रकट करने का अधिक मात्रा में अधिकार है। इस पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने हमें यही चीज़ बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम सभी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम उसे समझाएंगे। तो आप सभी भी अपनी बुक ओपन करेंगे। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य की जो पोशाक उसे क्या करती है, विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अर्थात जिस प्रकार के आप वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, तो वह आपको क्या करते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार है और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर उसके कपड़े सही ढंग के हैं तो वह क्या है, उच्च वर्ग का है, वो उसके दर्जे को निश्चित करता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देते हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम किसी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ पर हमारी ये पोशाक क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, अब आप अच्छे से सूट बूट पहने हुए हैं और किसी गरीब व्यक्ति से जाकर उससे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपकी श्रेणी को आघात पहुँच रही है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर यशपाल जी ने बताने का प्रयत्न किया है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। जिस प्रकार एक उड़ती हुई पतंग अगर कट जाती है तो वह जल्दी से भूमि पर नहीं गिर जाती है, उसे बहुत प्रयत्न करना, भूमि पर नहीं गिरने के लिए हवा उसे बहुत प्रयत्न करती है रोकने के लिए, परंतु ऐसा नहीं होता। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक क्या होती है, हमें किसी से झुकने के लिए अवरोध उत्पन्न करती है, हमें रोक देती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब यहाँ पे बताया गया कि बाजार में फुटपाथ पर अर्थात सड़क के किनारे पर खरबूजे डलिया यानी जिसमें टोकरी कहा जा सकता है, उसमें खरबूजे बेचने के लिए रखे गए थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र मतलब आधी उम्र की एक औरत रो रही थी, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब जो खरबूजे बेचने वाली महिला थी वह अपनी घुटनों से अपना चेहरा दबाकर जोर जोर से फपक फपक कर रो रही थी। ठीक है, आगे पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब आसपास के दुकान वाले लोग उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे, उस स्त्री को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। अब लेखक के मन में उस स्त्री का रोना देखकर उनके मन में एक व्यथा यानी एक दुख की भावना उत्पन्न हुई, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। ठीक है, अब लेखक सोच रहे हैं कि उस महिला के रोने का उस महिला के रोने का कारण क्या है। लेखक सोच रहे हैं उस महिला के रोने का कारण क्या है, लेकिन यह जानने का वह क्या करते हैं, उपाय सोचने लगते हैं। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब यहाँ पे व्यवधान मतलब रुकावट। तो यहाँ पे लेखक की जो ड्रेसिंग सेंस है वह क्या है, उस महिला से बात करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता
और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब एक आदमी उस महिला को घृणा से देखते हुए साइड में थूकते हुए कहता है कि क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। उस महिला को कह रहे हैं कि यह कैसी औरत है जिसे कोई शर्म नहीं है, जवान बेटे के मरे कुछ भी दिन नहीं हुए हैं, मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और वह दुकान लगाने आ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अर्थात जिसकी नीयत जैसी होती है उसे बरकत, उसे उसी प्रकार का लाभ मिलता है, ऐसा दूसरे साहब कहते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। अब ये लोग दिया सलाई यानी माचिस की तिली से कान खुजाते हुए वह आदमी कहता है कि अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े के लिए भी अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसा वे एक दूसरे से कह रहे थे। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान, बेटा बेटी खसम लुगाई पति पत्नी, खसम मतलब पति और लुगाई मतलब पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अर्थात ऐसे गरीब लोगों के लिए यहाँ पे यशपाल जी ने यह बहुत अच्छी बात बताई है कि गरीब लोगों का क्या ईमान नहीं होता। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हें गरीब लोगों को तुच्छ मानते, उनका मानना रहता है कि इनके लिए अगर इन्हें छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए तो ये अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच देंगे, ऐसी उनकी भावना होती है उच्च वर्ग की। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी कहते हैं, इनके लिए तो धर्म ईमान का कोई मतलब ही नहीं है, पर दूसरों के लिए धर्म ईमान होना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। अब ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं यह कह रहे हैं कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और उस सूतक पर यह क्या कर रही है, सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने लग गई है। हजारों आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात वे लोग यह चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि वह कितनी पीड़ा में होगी, कितनी परेशानी में होगी कि उसे उसके बेटे का 13वीं ना मनाकर उसे सड़क पर आकर फुटपाथ पर आकर उसे बैठना पड़ रहा है और अपनी खरबूजे बेचना पड़ रहा है। उसके लिए उसका जवान बेटे की मृत्यु हुई है, उसके लिए कितनी दुखद बात है, कितनी पीड़ा की बात है, पर वे लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे। वे लोग सिर्फ अपनी भावनाओं में खोए हैं, वे अपनी बातों को ही जाहिर कर रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान, अब लेखक जो हैं आस पड़ोस की दुकानों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो 23 बरस का जवान बेटा लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के आसपास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। उसके परिवार में, उस बुढ़िया के परिवार में सिर्फ उसका एक जवान बेटा था, उसकी बहू थी और पोता पोती थे। उनके घर में सिर्फ कमाने वाला उसका बेटा ही था, जो कि 1.5 बीघा ज़मीन में काम करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती थी। इस प्रकार दोनों माँ बेटे, कभी माँ बैठती थी कभी उसका बेटा बैठकर वह खरबूजे बेचा करते थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़का क्या होता है, लड़का सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर वह पके खरबूजे चुनने खेत पर जाता है। गीली मिट्टी यानी वहाँ पे गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे तरावट यानी गीलापन रहता है, जिसके कारण उसे विश्राम करते हुए एक सांप उसे नज़र नहीं आता है और अचानक से उसका पैर उस सांप पर पड़ जाता है, तो सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई। ओझा यानी झाड़ फूँक करने वाले बैगा को बुलाती है। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा दिया गया। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में सब चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। भगवाना उस बुढ़िया का बेटा है, ठीक
वह एक बार चुप हो गया तो फिर उसने फिर दोबारा नहीं बोला। अर्थात बुढ़िया ने जितना झाड़ फूक को बुलाया, बैगा को बुलाया, ये सब चीज़ करने के बाद भी उसका बेटा जीवित नहीं हुआ। उसका सारा दान दक्षिणा चले गया, अनाज चले गया, घर का सब कुछ चला गया। सर्प के विष से उसका सब बदन क्या पड़ गया, काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब यहाँ पे बताएगी कि जिंदा व्यक्ति कैसे भी रह सकता है, लेकिन एक मुर्दे व्यक्ति को कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस बेटे की मृत्यु पर उसे मुर्दा घर ले जाने के लिए सफ़ेद वस्त्र की आवश्यकता है, और वह वस्त्र उस बुढ़िया का से कहाँ पर आएगा, बजाज की दुकान से आएगा, लाना पड़ेगा। और उस कपड़े को लाने के लिए उसे अपनी उस माँ को अपने हाथों के छन्नी कंगना अर्थात जो कंगन है उसे भी बेचने पड़ेंगे। भगवान परलोका चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। अर्थात घर में जो कुछ भी बचा हुआ था वह उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। जो उस भगवाना के दो छोटे बच्चे थे वह भूख से बिलबिलाने लगे, भूख से रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अर्थात उसकी बहू को अत्यधिक बुखार था, जिसके कारण वह तड़प रही थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब इस समाज में बताया गया है कि एक निसहाय अबला एक स्त्री को कोई कैसे उधार दे सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है कि अब बेटे के बिना बुढ़िया को कोई भी दुवन्नी चवन्नी भी उधार देने में असमर्थ है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे अपनी टोकनी में समेट कर वह निकलती है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे अपने घर से हिम्मत करके आती है और फुटपाथ के किनारे अपनी जो कहा जाए टोकरी में खरबूजे लेकर बैठती है, परंतु वह साहस तो कर ली अब वहाँ अपने घर से सड़क के किनारे आने पर, लेकिन वह वहाँ पर क्या कर रही थी, घुटनों में अपने चेहरे को दबाए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। और लोग उसे क्या करें कि वह कैसी पत्थर दिल औरत है जो जिसके बेटे की मृत्यु होने के तुरंत बाद ही दुकान लगाने बैठ गई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब यहाँ पे लेखक यशपाल जी उस बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने पड़ोस की महिला के दुख से अंदाज़ा लगाते हैं, जिसका वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। अर्थात वह महिला अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक नहीं उठी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार एक अमीर वर्ग अपने दुख की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। वह संभ्रांत महिला पुत्र, संभ्रांत का अर्थ होता है उच्च वर्ग से संबंधित है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। ठीक है, अर्थात यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार एक अमीर घर की महिला क्या करती है, अपने पुत्र के दुख को वह 2.5 मास तक भूल नहीं पाती है। अर्थात वह पलंग से उठ नहीं पाती है। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा यानी बेहोशी आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे, और जब बेहोशी नहीं होती थी तब वह उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो गए थे। अर्थात यहाँ बताया गया है कि उस महिला के दुख को शहर भर के लोग महसूस कर रहे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने
गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक का कहना है कि दुख मनाने, शोक मनाने का लिए भी एक सहूलियत होनी चाहिए। अर्थात आज के हमारे उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज में जो लोग उच्च वर्ग के हैं उन्हें हर प्रकार की फैसिलिटी, हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वह हर प्रकार की अपनी उपलब्धियों को, चाहे वो उपलब्धियां हों चाहे वो कष्ट हो, वह उन्हें समक्ष रूप से प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने दुख को भी सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है हमारे समाज में कि उसे हर तरफ से अवहेलना ही झेलना पड़ती है। तो इस पाठ के माध्यम से यशपाल जी ने बताया है कि किस प्रकार उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक लकीर है। उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को कुछ नहीं समझते, वह किसी भी प्रकार के दुख को प्रकट करने का अधिकार नहीं रखते, ऐसा निम्न उच्च वर्ग के लोग सोचते हैं। तो इस पाठ में हमने यह समझा कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में पोशाक सबसे बड़ी बाधा है। लेखक वो अपनी पोशाक के कारण ही उस महिला के साथ बैठकर उसकी पीड़ा को समझने का प्रयत्न नहीं कर पाते। तो उस चीज को यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार एक पोशाक हमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अंतर दिखाती है। थैंक यू।